अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मैं काफ़ी सारे लड़कों के साथ ना कॉल पे जा रहा होता हूँ। तो ये बताने का मकसद ये कि कॉल पे जा रहा हूँ कि आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं बहुत सारे अपने प्राइवेट और पब्लिक चीज़ों के मशवरे के लिए। बहुत सारी जगहों पे बंदा ना ज़िंदगी में बहुत कंफ्यूज चल रहा होता है, तो उसको हाथ पकड़ के उससे निकालना होता है और वो खुद आपको कॉल करता है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी नेमत है कि हाँ भाई मुझे कॉल्स आ रही हैं और लोग मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह जो कॉल कर रहा है। जो लोग कॉल नहीं कर रहे हैं उनको भी मेरा मशवरा है कि वो ट्राई करें, उनको मज़ा आएगा। तो जब मैं कॉल पे जाता हूँ तो अक्सर मैं देखता हूँ कि उनकी ना जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो उनकी एनर्जी होती है, लो एनर्जी होती है। मेरी थ्योरीज़ हैं बहुत सारी, तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी गालिब आई हुई होती है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर औरत भी है, मर्द भी है। तो जबकि अल्लाह ताला ने मुझे मर्द बनाया ना, तो मेरी एनर्जी मर्द वाली गालिब होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो औरत वाली एनर्जी गालिब आ रही है, तो फिर मैं कुछ तरह के काम करने लग जाता हूँ। तो मैं खुद को भी ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, बाकी लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। सेम चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे ChatGPT से पूछा साइंस ऑफ लो अल्फा मेल एनर्जी। इसने यहाँ पे बताया मेंटल एंड इमोशनल साइंस। फिर मैं आपको नीचे ना उसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। उन पैटर्न्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा, इसकी एनर्जी लो है। एनर्जी लो क्यों होती है? क्योंकि बंदा शुक्र नहीं कर रहा होता, अपने आप को हीरो नहीं मान रहा होता, उसकी सेल्फ स्टीम डैमेज कर दी होती है सोसाइटी ने बोल बोल के तुम नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, वो तुमने पानी गिरा दिया, गिलास तोड़ दिया, ओ ये क्या हो गया। इस तरह की हज़ारों चीज़ें हो रही होती हैं आपके साथ। तो अगर आपने आपको संभालोगे नहीं ना, तो उजड़ जाता ही है दिल, पूरा दिमाग। तो आपको उसको हील करना होता है, ठीक है। मेंटल एंड इमोशनल साइंस क्या होता है? कॉन्स्टेंट नीड फॉर अप्रूवल, ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन बिफोर मेकिंग डिसीजंस। हमेशा दूसरे से पूछते हैं कि यार मैं कैसे लग रहा हूँ, यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो कभी भी फैसला लेके उसके ऊपर फर्म नहीं होता कि हाँ यार हमें ये करना चाहिए। दैट्स इट। साइलेंस। फेयर ऑफ रिजेक्शन, अवॉइड रिस्क टेकिंग और अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू व्हाट इफ्स। के पता नहीं हारून भाई कॉल उठाए ना उठाए, पता नहीं हारून भाई खाना खा रहे हो, पता नहीं हारून भाई, पता नहीं। इतने लड़के मुझे बोल रहे होते हैं, बोलते हैं यार वो सब चीज़ें तो मुझे सोचनी है ना, मैंने बाउंड्री सेट नहीं की हुई। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034128222496। आप मुझे कभी भी कॉल कर लो। रात में सोते हुए मेरे पास फ़ोन नहीं होता, आपकी कॉल मेरे पास आ भी रही होगी तो आप करते रहो कॉल। मुझे नहीं आ रही, मेरे पास नहीं पहुँच रही, आप दोबारा ट्राई कर लोगे। सबको मेरी रूटीन पता है कि मैं रात में उठता हूँ, दिन में सो रहा होता हूँ। यूएस वाली सेल्स की रूटीन है हमारी, रात में क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा ऑन होता है। स्लो स्लो करके मैं ये चीज़ चेंज करूँगा। और अभी हमारा एक छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह से, तो वो भी तकरीबन सुबह सुबह के टाइम सो रहा होता है 5 बजे, तभी मैं जाऊँगा, वो सो गया होगा। और फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा, मूवी वगैरह देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर हम भी सो जाएंगे। सोने से पहले मैं 3-4 घंटे तक कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ी मील ना लूँ। आप लोग भी ख्याल कर लेना, क्योंकि इससे आप लोगों का ये होगा कि आपको लग रहा होगा कि आप सो रहे हैं, आपकी बॉडी पड़ी हुई होगी, लेकिन आपका हाजमा काम कर रहा होगा, हाजमा दिमाग सब कुछ काम कर रहा होगा। वो काम करते करते 4 घंटे तक आप खाना हजम करेंगे और आपको लग रहा है आप 8 घंटे तक सो रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में 4 घंटे सोए हो सिर्फ। और नींद को ख़राब करने की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप सोने से पहले वाइट या ब्लू लाइट देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो। तो जब तक आप जाओगे सोने के लिए, आपकी बॉडी को रिपेयर स्टेट में जाते जाते नींद की जो सबसे बेहतरीन स्टेट जो होती है, और बहुत सारी स्टेजेस और होती है वहाँ पे, थीटा वेव्स वगैरह आ रही होती हैं आपको। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने मूरू भाई की एक वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बता दिया। और ज़ाहिर भाई इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है, तो वो मुझे और गाइड कर देंगे इंशाल्लाह, उनसे पूछ लूँगा। तो आप अगर ये लाइट वगैरह देख के सोते हो तो आपका दिमाग एक्टिव होता है कुछ टाइम तक के लिए, और आपको लग रहा होता है कि आप सो रहे हो। फिर आप सुबह उठते हो तो आप चिड़चिड़े हो रहे हो, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, फिर पूरा दिन आपका ख़राब चलता है। तो उठते के साथ ही इतना ज़्यादती हम लोग अपने साथ करते हैं कि नींद पूरी नहीं करवाते अपनी बॉडी की, मतलब उसकी जो नीड है वो पूरी नहीं करवाते। बोलते हैं कि नहीं यार 6 घंटे सो, वो बंदा तो 2 घंटे सोता है, मैं 6 घंटे की सो रहा हूँ। भाई आपकी अपनी अपनी बॉडी है, कभी मैं 24 घंटे सोता हूँ, कभी मैं 12 घंटे सोता हूँ, कभी मैं 2 घंटे सोता हूँ, मेरी मर्ज़ी। जब जितना दिल करे उतना सो, तरीके से सो, तरीके से उठो, नमाज़ें पढ़ो, खाने वाने खाओ, कोई प्रेशर नहीं है। फेयर ऑफ रिजेक्शन हो गया, लो कॉन्फिडेंस इन ओपिनियंस, ईजिली स्वेड बाय अदर्स, डज नॉट स्टैंड ग्राउंड। उसको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है, इसलिए जब भी वो कुछ बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन या स्किल्स या एक्सपीरियंसेस नहीं होता इनफ कि वो अपने बात के ऊपर फर्म रहे कि मैंने जो बोला है वो मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ। और ईजिली आप मेरा ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते जब तक आप मुझे कोई सामने से बताओगे ना। विक्टिम मेंटालिटी, ब्लेमिंग अदर्स, सर्कमस्टांसेस और लक इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। विक्टिम मेंटालिटी बहुत होती है लड़कों के अंदर, और अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि वो कर रहे होते हैं इस तरह। ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट, स्टक इन एनालिसिस पैरालिसिस इंस्टेड ऑफ एक्शन। ये आपको मैं हज़ारों दफ़ा बता चुका हूँ कि अभी भी जो भी मैं अपनी ज़िंदगी में भी कर रहा होता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस चीज़ का आज वाला वर्जन क्या कर सकता हूँ। आई नो वो ख़राब होगा, दुनिया को कबूल नहीं होगा। दुनिया बोलेगी अरे तुम थंबनेल नहीं लगा रहे, अरे तुम ये यूट्यूब क्यों नहीं कर रहे सही से, अरे तुम इंस्टाग्राम तुम्हारा इतना अच्छा, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। आई नो, मैं जानता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं
एक महीना वेट करूँ, फिर अपने थंबनेल्स वगैरह बनवाऊँ, फिर वो डिज़ाइनर हायर करूँ। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो मुझे चलाना है, मुझे फेंकना है, मुझे एक्शन लेना है। एक्शन के बाद मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये वीडियो नहीं चल रही, ये वीडियो इसलिए चल रही है, ये वाला थंबनेल लगाओ, ये वाला थंबनेल लगाओ, आराम आराम से वो सब चीज़ें हो जाएंगी मेरे अपने अपने पेज पे। तो मैं एक्शन नहीं रोकता कभी भी, क्योंकि मुझे पता है एक्शन के थ्रू मुझे क्लैरिटी मिलेगी, सवालों के थ्रू क्लैरिटी नहीं मिलती। ठीक है, नो क्लियर डायरेक्शन। सवालों के थ्रू क्लैरिटी नहीं मिलेगी मीन्स मिलती है, लेकिन सवालों के थ्रू आधी क्लैरिटी मिलती है। आपकी बॉडी को थोड़ी पता होता है कि अच्छा हारून ने बोला कि भाई अपवर्क पे जाओ, बिडिंग करो, क्लाइंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये खुद करके फिगर आउट करोगे तो आपकी बॉडी में वो फील होगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हो गया। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ चेंज होती है। तो आपको वो अंधेरे के दूसरी तरफ जाने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। एक्शन नहीं ले रहे तो नो क्लियर डायरेक्शन। उनके पास कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लो सेल्फ स्टीम की वजह से उनको नहीं पता होता कि वो एक लीडर हैं, किस तरफ लीड कर रहे हैं अपनी फैमिली को, खुद को, और दुनिया में कहाँ बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी कुछ टाइम पहले तक। मुझे भी नहीं पता होता था कि क्या होने वाला है अगले, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और आज भी मैं कंफ्यूज होता हूँ। अक्सर मेरी लो फ्रीक्वेंसी मुझे विजिट करती है, क्योंकि वो मेरे साथ रह रही थी। तकरीबन मैं हूँ 29 साल का। मुझे फ्रीक्वेंसी वगैरह का पता चला अभी पिछले 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले। ज़ैर भाई ने एक बुक दी थी मुझे, आउट स्मार्टिंग रियलिटी, और आउट स्मार्टिंग रियलिटी बाय रूमी समथिंग इस तरह का नाम है। वो बुक मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने डाउनलोड की, 1 घंटे की ऑडियो बुक समरी 4-5 दफ़ा सुन ली। अभी भी सुन रहा होता हूँ, हमेशा सुनता रहूँगा, क्योंकि वो बुक बहुत मज़ेदार है। तो उसने मेरे अंदर की काफ़ी चीज़ें जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा था, बस मुझे वैलिडेशन नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, क्या बोलते हैं। मैं तो बस अपने अंदर से फील कर करके ना वो करता रहता था, और वो आप लोगों को बता रहा था। लेकिन अब बुक के थ्रू मुझे पता चला कि अच्छा भाई ये सारे के सारे रियल कॉन्सेप्ट्स हैं और ये काम अच्छे तरीके से मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये मेरे साथ भी होता था, तो अभी भी हो रहा होगा, अभी भी होता है हमेशा। तो आप क्या करो कि जब भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो तो समझ जाओ कि आप लो फ्रीक्वेंसी के अंदर हो और आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी अपनी। सोशल एंड कम्युनिकेशन साइंस के अंदर क्या होता है, वीक वॉइस टोनैलिटी। ये मैं बहुत नोट करता हूँ लोगों का, वो ना, और मैं भी इसी तरह से बोलता रहा, काइंड ऑफ रिक्शे वाली आवाज़ ना, बीच में एक गैप आता करके इस तरह। तो बहुत ना हल्की सी यूं करके आवाज़ निकल रही होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बोलो तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है टोटल, और आपकी आंखें चेंज हो जाती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप जिस तरह से, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो वीक वॉइस टोनैलिटी ये मुझे बहुत इजीली पता चल जाता है। तो सॉफ्ट अनश्योर बहुत पता चलता है मुझे कि शायद यार ऐसे होगा, काइंड ऑफ इस टाइप की टोन में समझ में आ जाता है। और शेकी व्हेन स्पीकिंग, अक्सर लड़के इस तरह ये भी कह रहे होते हैं कि सर ऐसे, सर हारून भाई सर। तो उन वर्ड्स के थ्रू ना मुझे समझ में आता है। मैं ये नहीं देख रहा कि सर काइंड ऑफ कर रहा है, मैं ये देखता हूँ कि उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि वो सर कर रहा है या सॉरी बोल रहा है। काइंड ऑफ बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप, जिसके थ्रू आपका पता चल जाता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर हो। तो सॉफ्ट अनश्योर और शेकी वैन स्पीकिंग। पुअर आई कॉन्टैक्ट, ये मेरे साथ बहुत मसला था। फिर मैंने अपने एक दोस्त को बिठाया और हम लोग जिंगर खाने जाते थे। फिर हम लोग अपने चश्मे उतारते थे यूँ करके, और हम लोग यूँ करके बैठ के देखते रहते थे एक दूसरे को, बस क्या आंखों में देखना। तो वहाँ से मेरी आई कांटेक्ट की आदत अच्छी हुई, थोड़ी सी बेहतर हुई। लेकिन अभी तक मुझसे आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा आई कांटेक्ट थोड़ा सा बेहतर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल 8 साल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी के बाद जाके मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच ज़ाहिर भाई, काश मैं आपसे पहले मिल लिया होता। पुअर आई कांटेक्ट हो गया। पीपल प्लीजिंग, सेइंग येस टू एवरीथिंग इवन एट पर्सनल कॉस्ट, नो बाउंड्रीज। वो सेट बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते। वो बोलता है अरे यार उसने बोल दिया ना, उसको बुरा लग जाएगा यार, ऐसा हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें कर रहे होता है। ईजिली इंटिमिडेटेड, विड्रॉज इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्फिडेंट पीपल। जैसे ही कोई कॉन्फिडेंट बंदा आता है तो वो फॉरन ना थरथराता, ओ ये आ गया काइंड ऑफ, या विड्रॉ कर लेते हैं, या लाइमलाइट से हट जाएंगे, छुप जाएंगे, काइंड ऑफ इस टाइप की चीज़ें बहुत हो रही होती हैं। लैक ऑफ लीडरशिप, फॉलोज द क्राउड, डज नॉट टेक इनिशिएटिव। उसके सामने कोई लीडरशिप की कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी ना तो वहाँ पे लीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ है। डरा हुआ बंदा लीड कैसे कर पाएगा? जो बेचारा अपने आप को लीड नहीं कर पा रहा, वो दूसरों को लीड कैसे कर पाएगा? तो अंदर की चीज़ों को लोगों को पढ़ा करो। ये नहीं देखा करो कि वो सामने से गुस्सा दिखा रहा है या वर्ड्स या गालम गलोच, काइंड ऑफ अंदर का झांको उसको कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो रोड पे खड़े होकर मुझसे लड़ रहा है या वो मुझसे इस मूड में बातें कर रहा है। तो जब अंदर के दिल के हाल को जानोगे, फ्रीक्वेंसी को, तो आपको बहुत सारे ना नोट्स मिलेंगे कि यार इस बंदे को यहाँ पे किसी ने बोला है कि तुम नहीं कर सकते, या इस बंदे को सेल्फ स्टीम डैमेज की हुई है। तो आप फिर उन चीज़ों को तोड़ते हो, आराम से खोलते हो और उससे सवालात करते हो। आप बोलते हो कि यार तुम ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते, क्यों? वो बोलेगा कि यार मैं मुझसे ना ये भी गलत हो, वो भी गलत हो, ये भी गलत हो, वो भी गलत हो। मैंने कहा तो यार ये गलत है ना, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब यही तो प्रोसेस है।
कि आपके सामने आपको लेवल 100 तक पहुंचना है, तो आप 99 गलतियां करके लेवल 100 तक पहुंचोगे ना, गलत करोगे, उस करने से देखोगे 50% गलत हो 50% सही हो, उसको फिर ठीक करोगे, फिर दोबारा ट्राई करोगे, फिर दोबारा ट्राई करोगे, फिर दोबारा ट्राई करोगे। सिंपल सिंपल सा प्रोसेस है। दुनिया का हर बंदा इस चीज़ के थ्रू गुजरता है। ऐसा नहीं होता कि इलॉन मस्क वो बचपन में ना उसने रॉकेट बना लिया था फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, पहले ही अटैम्प्ट के अंदर उसने कोई स्पेस एक्स बना लिया था, टेस्ला बना ली थी। ऐसा नहीं हुआ। उसने ख़राब किया, ज़्यादा ख़राब किया, आपसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा ख़राब किया, जल्दी जल्दी ख़राब किया उसने, और उन खराबियों को जल्द से जल्द ठीक करता रहा वो और आगे बढ़ता रहा। लैक ऑफ लीडरशिप हो गया। अच्छा, ओवर शेयरिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग, ट्राइज टू हार्ड टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। हाँ, ये बहुत, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक लड़के के साथ कॉल पे था, वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा था खुद को कि यार ये चीज़ मैंने ऐसी की थी, ये चीज़ मैंने इसलिए की थी, हारून भाई सॉरी यार मैंने आपको कॉल गलत टाइम पे नहीं कर लिया, ऐसा तो नहीं हुआ, वैसे तो नहीं हुआ। हाँ, ये सब कुछ करना होता है आपको, लेकिन सामने वाले को के ऊपर छोड़ दो। इतना नहीं सोचो कि फ़र्ज़ करो आपने गलत टाइम पे कॉल कर ली, ठीक है, तो मैं कॉल काट दूंगा। गलत टाइम पे कॉल कर ली, मैं कॉल काट नहीं सकता, मैं कॉल उठाऊंगा, बोलूँगा बाद में कॉल करना, अल्लाह हाफिज़, वॉइस नोट कर दूंगा, अल्लाह हाफिज़, बाद में कर लेना, सिंपल। तो वो मेरी साइड की चीज़ें आप सोचने लग जाते हो कि यार हारून ये तो नहीं, हारून वो तो नहीं, उसको ऐसा तो नहीं फील होगा, अरे उसको तो बुरा लग गया होगा, उसको तो बुरा लग गया होगा। नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए आपको, इस तरह से नहीं करते। ये आप ना एनर्जी बुला रहे हो अपने पास कि उसको फ़र्क पड़ गया तो मेरे दिल के ऊपर कोई असर पड़ेगा। इस तरह से नज़र काम करती है, नज़र और बहुत सारी चीज़ें। जब आप ना वैलिडेशन के भूखे और आप बोल रहे हो तो कि यार पता नहीं मैंने क्या कर दिया, आपको पता होना चाहिए आपने कॉल किए, कॉल पे बात करोगे, बात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं, बात दोबारा कर लोगे, अल्लाह हाफ़िज़, सिंपल। कोई आगे पीछे की थॉट्स नहीं। दूसरों का बर्डन उठा के नहीं घूमना हमने कि यार उसको तो उस दिन बुरा लग गया था, एक बोरी यहाँ लटका ली, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, एक बोरी यहाँ लटका ली, और घूम रहे हैं लोगों को बताते हुए। तो हमने कोई भी चीज़ इस तरह की अटैच नहीं करनी होती। मैंने अपने साथ अटैच की थी पिछले 1-2 साल तक। उसमें क्या हो रहा था कि मेरे साथ कुछ पार्टनर्स थे जो कि मुझे छोड़ के चले गए थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और मैं काइंड ऑफ डिप्रेस्ड इस टाइप के ना कि मुझे कि छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, काइंड ऑफ। तो मुझे तकरीबन 1-2 साल लगे उन चीज़ों को, उन रस्सियों को जो कि मैंने उनसे बांध ली थी, और मैं 1-2 साल तक ये सोच रहा, अरे मैं क्यों छोड़ के चले गए, ये क्यों हो गया। भाई वो छोड़ के गए ना तो उनका मसला है, मेरे सामने आगे क्या है मैं वो करूँगा, सिंपल। अगर मुझे उनसे बात करनी है कि प्लीज़ छोड़ के नहीं जाओ तो आज बात कर लो, अगर वो नहीं आ रहे तो आगे बढ़ो। ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई। तब तक मैं उनकी चीज़ें ना अपने दिल में रख के बैठा रहा कि हाँ उसने तो मेरे साथ ये गलत किया था। वो मेरी बहुत कॉन्वर्जेशन चलती थी मतलब कि हाँ उस दिन तो ऐसा हुआ था, उस दिन तो ये बड़ा ये बोल रहा था, उस दिन तो ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। तो जब तक मैंने वो चीज़ अपने अंदर तक रखी, कचरा जो कचरे की एक पोटली थी वो रहा। जब तक मैंने उसको माफ़ नहीं किया, मैंने क्लीन नहीं किया अपने आप को, और मैंने अपने दिमाग को बोला कि हाँ यार ये नॉर्मल है, इंसान है, आया नहीं आया उसकी अपनी मर्ज़ी, पार्टनरशिप करना नहीं करना, मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ, मैं क्यों एक बंदे के पीछे भाग रहा हूँ। जब मैंने अपने आप को समझा दिया तो फिर मैं उस चीज़ से बाहर आया, मेरे दिल की तारें वगैरह सॉल्व हो गई, नॉट्स वगैरह जो थी वो खुल गई, अब मैं खुल्लम खुल्ला घूम सकता हूँ। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ काइंड ऑफ ना। अच्छा, अगर आपका दिल मुरझाया होता है ना, अंदर से रस्सियाँ बांधी हुई होती है, तो आपकी स्माइल जकड़ जाती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अजीब व गरीब होना शुरू होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनके अंदर का डेविल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो नेगेटिव साइड से हंस रहे होते हैं। एक सेकंड, मेरी राइट साइड ये है, मेरी नेगेटिव साइड ये, अगर जैसे मैं हंस रहा हूँ ना यूँ करके यूँ, तो कुछ लोग ना उनकी हंसी इस तरफ चली जाती है नेगेटिव, क्योंकि उनका लेफ्ट ब्रेन आई गेस शायद पता नहीं कुछ काम कर रहा होगा, या कोई अंदर की ना कुछ चीज़ें इंटैक्ट होती हैं, फिर वो करते 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 यहाँ पे लाइनें वाइनें। और फिर अगर आप फ़र्ज़ करो बहुत परेशान रहते हो, आप बहुत परेशान रहते हो, आप हंसते नहीं हो, आपके दिल में सुकून नहीं है, शुक्र नहीं है, तो आप करते करते आपके मुंह जकड़ते जकड़ते ना यूँ होना शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पे, क्योंकि दिल के तार आपने से बांधे हुए हैं और आपके दिल की हालत आपके फेस से रिवील हो रही होती है। अगर आप नोट करो तो मेरा फेस देखो अभी वाला, और मैं आपको अगर अपना पिछला वाला फेस दिखाऊं तो वो काफ़ी परेशान टाइप था, काफ़ी कंफ्यूज था, काफ़ी लो कॉन्फिडेंट था, ख़ुद को ये बोलता था कि खूबसूरत नहीं है और कोई इसको पसंद नहीं करेगा। फिर जब मुझे समझ में आया कि मैं कर सकता हूँ, आराम आराम से पैसा है, मैंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई, मुझे समझ में आया कि दिल का हाल चेहरे का हाल दिल के ऊपर होता है, मैंने अपने दिल के ऊपर काम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी स्माइल भी अच्छी लग रही होती है, फेस स्किन वगैरह सब चीज़ें बेहतरीन होती हैं। मुझे इतना मसला नहीं होता कि मैं विदाउट कपड़े किसी के सामने जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं खूबसूरत लग रहा हूँ नहीं लग रहा, चेहरे पर ऑयल आ रहा नहीं आ रहा, चश्मा साफ़ है नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ओवर शेयरिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग, ये तो हो गया। फिजिकल एंड लाइफस्टाइल साइन, ये बहुत मज़ेदार है। बैड पोस्चर, 100 हंच्ड शोल्डर्स, वो ना यूँ होता है, ये लोग यूँ बैठे होंगे ना, जैसे एक कॉन्फिडेंट बंदा यूँ बैठता है, ठीक है, वो यूँ हो जाएंगे, ये आप नोट कर लो। स्लाउच वॉकिंग, बिल्कुल हल्के हल्के कदम से वॉक कर रहे होंगे, बिल्कुल मरियल कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए नहीं है, नहीं पता कहाँ चल रहे हैं, किस मालिक खालिक के बंदे हैं, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ भी नहीं।
मैं इस तरह से चलता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुल के वॉक करूँ, अच्छे से सांस लूँ, पोस्चर अच्छा हो, प्लस मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मेरे दिल से ना, मेरे अंदर से कभी कभार जब जब मैं उस फ्रीक्वेंसी में जाता हूँ मोहब्बत फूट रही है। वो मोहब्बत फूट फूट के लोगों तक जा रही है। और वो किस तरह से जाती है, जब मैं अपने दिल का हाल ठीक करूँगा। अगर मैं अपने दिल को उस स्टेज पे पहुंचा दूँ कि मुझे सबको वेलकम करना है और मुझे मुस्कुरा के देखना है, मुझे लोगों को हील करना है, मुझे उनकी बात सुननी है, उनकी तरफ मुंह करके खड़े होना है, जब तक वो मैं उनसे सलाम करूँगा, जब तक वो अपना हाथ नहीं हटा लेते मैं उनका हाथ नहीं हटाऊंगा, मुझे लोगों को हक करना है। अगर मैं इस सोच के अंदर बाहर निकलूंगा तो मेरे अंदर से फूट फूट के मोहब्बत निकल रही होती है, और वो बहुत तेज़ी से लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपकी आंखों के थ्रू वो निकलती है और आपके स्माइल और आपके एक्सप्रेशन फेशियल ना टोटली चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है अपनी सेल्स कॉल्स के अंदर भी, कि मैं क्लाइंट से बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, वीक हैंडशेक, ये भी एक साइन है। नेग्लेक्टिंग हेल्थ, लो एनर्जी, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब आपको पता ही नहीं है कि आप हीरो हो, तो फिर हीरो एक्सरसाइज भी नहीं करता, हीरो की डाइट भी अच्छी नहीं होती, हीरो की एनर्जी भी लो होती है, और हीरो को कोई जानता भी नहीं है। नो डिसिप्लिन routine, wakes up late, no structured habits, addictions and escapes, numbing with social media, smoking alcohol और gaming instead of facing life। ऐसा भी हो रहा होता है, वही हमारे चाय के होटल और इस तरह हर किसी की अपनी अपनी एडिक्शन होती है। पुअर ग्रूमिंग, नॉट केयरिंग फॉर अपीयरेंस, हाइजीन और स्टाइल। एक टाइम पे मैं भी यही था, ठीक है, जब मुझे लगता था ना कि हाँ भाई जो हूँ वही हूँ, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, मुझे जैसा भेजा अल्लाह ताला ने वैसे ही बनाया, काइंड इस टाइप की अजीब वगैरह बच्चों नहीं बात है। जबकि जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ख़ासतौर पर शादी के बाद काफ़ी ग्रूमिंग होती है आपकी, तो गुड सीन है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, नो कंट्रोल ओवर मनी, ऑलवेज स्ट्रगलिंग। ये बहुत सारे लड़कों को देखोगे आप, जो अपने अम्मा अब्बा से बिना ज़रूरत के पैसे ले रहे हैं, या बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट है और बिल्कुल उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी होती है, और फेमिनिन एनर्जी उनके ऊपर आई हुई होती है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो मैं बार बार ये फेमिनिन एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी की ना स्ट्रेंथ फेमिनिन बॉडी के अंदर है, वो एक अलग सुपर पावर्स है, बहुत ख़तरनाक। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनाई, तो मुझे अपनी वाली एनर्जी यूज़ करनी है, ताकि जब मैं उस कमरे में जाऊँ अपनी बेगम के पास तो मुझे फेमिनिन एनर्जी मिले। अब फिर वो दोनों मिलके एक प्यारा सा घर बनाता है, खूबसूरत सा। मैं फेमिनिन अगर हो गया, मेरी बेगम अगर मैस्कुलिन हो गई, तो वो अलग ही टोटल एक घर बनेगा ना, कि औरत काम पे जा रही होगी, औरत डिसीजंस ले रही होगी, और उस बेचारी को अल्लाह ताला ने उस चीज़ के लिए बनाया भी नहीं कि आप उसके ऊपर इतने सारी फजूलियात, गंदा कचरा कुंडी डाल दो। वो है एक मदरसा, प्यारी सी एक माँ जो घर पे बैठ के सुकून से उसको आपने चिल रखना है, सुकून करवाना है, और उसको बोलो कि आप बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को रेस करो। मुझे लगता है कि ये काम है औरत का, घर का पहला मदरसा, जो कि मतलब टीचर होना चाहिए औरत को ना, माँ को बहुत मज़ेदार टीचर होना चाहिए। नो डिसिप्लिन रूटीन हो गया, एडिक्शंस हो गया, पुअर ग्रूमिंग हो गया, फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज हो गया, रिलेशनशिप्स एंड अट्रैक्शन साइंस, नीडीनेस, गेट्स अटैच टू फास्ट। सही है, ये मैं था। मुझे लगता था मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई है, जब मैं शादियों में काम करने जाता था और कहीं पे भी मेरी गलती से बदनज़री हो गई, एक नज़र पड़ी, मुझे लगता था कि भाई यही है मेरी बेगम, बच्चों के नाम सोचना शुरू कर दो। तो ये गलत है, ठीक है। आप अगर एक अल्फ़ा मेल हो तो आपको पता होगा कि भाई अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट तरह की ख़वातीन बनाई हैं। मैं सबको देखूंगा, यूएस की लड़कियां कैसी हैं, पाकिस्तान की लड़कियां कैसी हैं, उनमें क्या स्ट्रेंथ है, सुपर पावर्स हैं, मेरे पास क्या, यहाँ पे सुपर पावर्स क्या है। फिर मैं देखूंगा कि यार मुझे किस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए। मेरी बेगम और वो सारी सब चीज़ें प्लान करके आप शादी करते हो एक ही दफ़ा, ठीक है। शादी अगर आप खेल खेल में करोगे ना, वो अब्बा ने बोल दिया तो नहीं, अम्मा का प्रेशर इसलिए कर लो, अरे जल्दी हो रही है, लेट, जल्दी जल्दी जल्दी, इस टाइप के, तो फिर उसके बाद आप भुगतोगे पूरी ज़िंदगी। भुगतोगे मीन्स कि फ़र्ज़ करो आपकी बेगम को इतना ग्रो नहीं करना आपको, लेकिन बहुत ग्रो करना है। अब आप अकेले उस गाड़ी को खींच रहे होगे, दो बंदों की एफर्ट अकेले कर रहे होगे, आपको इतनी शायद हो सकता है एफर्ट ना मिले, या गोल्स अलाइन ना हो, उनको कहीं और जाना हो, आपको कहीं और जाना हो, दो एक ही चीज़ को दो अलग अलग तरह खींचना शुरू कर दोगे, या बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से देख के शादी करो, पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे। जल्दबाजी में शादी करो, फिर आगे अल्लाह ताला आपका ख्याल करे। नीडीनेस हो गया, क्रेव्स अटेंशन डेस्परेटली, उनका अटेंशन बहुत चाहिए होती है। अच्छा, जेलसी एंड इनसिक्योरिटी, कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अदर्स कॉन्स्टेंटली। जेलसी, अच्छा, फेयर ऑफ कन्फ्रंटेशन, अवॉइड्स टफ कॉन्वर्जेशंस विथ वुमेन पार्टनर्स। ओवर कॉम्पनसेटिंग, ट्राइज टू प्रूव मैस्कुलिनिटी थ्रू ब्रैगिंग और एग्रेशन, मतलब बातें बहुत ज़्यादा करते हैं या एग्रेशन या गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अंदर से वो लो एनर्जी होता है।
फ्रेंड जोन ऑफन स्ट्रगल्स टू क्रिएट अट्रैक्शन नेचुरली, और ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मुझे प्लीज़ मुझसे प्यार करो, क्या कहते हैं, या मुझे मुझे ना लाइक करो, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी शर्ट कैसी है, वो मेरा नया परफ्यूम कैसा है, मेरी नई बाइक कैसी है, अजीब गरीब चीज़ों से ना कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी की अटेंशन ले लें। लेकिन इनर एनर्जी साइंस, रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव, ये बहुत मज़ेदार इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्ट्स इमोशनली टू प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ कामली सॉल्विंग देम, बजाय इसके कि वो किसी भी प्रॉब्लम की लॉजिक देखे, वो हमेशा उस प्रॉब्लम को अपने दिल पे ले लेगा और बोलेगा यार इसने मुझे क्यों बोल दिया, यार इसने मुझे क्यों बोला। जबकि फ़र्ज़ करो अगर मैं हूँ, मेरा चश्मा गंदा है, फ़र्ज़ करो किसी बंदे ने मुझे बहुत बुरी तरह से बोला और बहुत बुरी एनर्जी दी उसने मुझे, ठीक है, उसने मुझे बोला कि यार तुम क्या, ये चश्मा तो देखो अपना क्या हाल बनाया, और उसने वो सब लोगों के सामने बोल दिया, ठीक है, बहुत बड़ा गिराउट था, मेरी शादी हो रही थी और मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, इससे ज़्यादा बड़ी और चीज़ तो नहीं होगी ना, है ना। और माइक पे बोल दिया उसने, मुझे सबके सामने बता दिया। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं या तो उसको ये पूछने लग जाऊँ कि यार ये तुम सबके सामने क्यों बोल रहे हो यार, इस तरह से क्यों हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें, या तो मैं उसको बोलूँ, पहले तो मैं उसको देखूँगा आराम से, बिल्कुल सुकून से, कोई वर्ड नहीं बोलूँगा और वो बंदा खुद ही चुप हो जाएगा, या तो मैं उसको बोलूँगा कि ठीक है हम इसके ऊपर बात करते हैं, या तो मैं अपना चश्मा साफ़ कर लूँगा, कोल्ड चश्मा उतारा, साफ़ किया, पहना, कुछ भी नहीं बोलना आपने, बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आपने बोला था ना चश्मा साफ़ करो, मैंने कर लिया, आपने देख भी लिया कि मैंने कर लिया। अब इसमें मैं क्या कम्युनिकेशन क्या करूँ, ओके हाँ हो जाएगा काइंड, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कड़वी से कड़वी चीज़ के अंदर से ना आप अपना फ़ायदा निकालना शुरू कर दोगे। कोई बोलेगा ना कि ओए गधे के बच्चे काइंड ऑफ, या तू गरीब है, इस टाइप की अक्सर लोग ना बहुत कड़वी बातें बोल रहे होते हैं। अब आप उसमें से निकालो कि तू गरीब है, हाँ मैं हूँ गरीब, बात तो सही बोली बंदा ने, बात कड़वी बोली लेकिन बात तो सही बोली। तो एक काम करते हैं, क्या करना चाहिए, इसको मैं उठा के पत्थर वत्थर मारूँ कि इसने मुझे गरीब बोला, या ये चीज़ मेरे फ़ायदे की है, इसने मेरी आंखें खोल दी, या इसने मुझे एनर्जी दे दी नेगेटिव कि हाँ मैं हूँ नेगेटिव एनर्जी। अब घर लेके जाऊँगा और बोलूँगा उसने मुझे बोला था ना गरीब हूँ, अब देख मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे करके दिखाऊँगा, फिर प्रूफ करूँगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती आपको कि लोगों को प्रूफ करूँगा, नहीं, अपने लिए करते हो आप। बहुत ज़्यादा लोगों को प्रूफ करने के लिए जाओगे तो फिर वो भी लो एनर्जी हो जाएगी। तो रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर मैं भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे देता हूँ और वो वहाँ पे मुझे प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन करनी चाहिए। लो प्रेजेंस, माइंड ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, नॉट इन द मोमेंट, नो सेल्फ मास्टरी, cannot control emotions, temper or desires. Scarcity mindset thinks there's never enough opportunities, women, money और सक्सेस, बस अब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मैंने ख़राब कर दिया, ओ ये हो गया, ये गलत वो गलत ये गलत। वो किसी भी चीज़ को ना नेमत के तौर पर नहीं देखता, रहमत के तौर पर नहीं देखता। तो जो भी हो रहा था उसके बाद बोलता है ये भी आजमाइश है, ये भी अजाब है, ये भी आजमाइश है, ये भी अजाब है। आजमाइश अजाब, अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो भाई एक चमाट पड़ेगा आपको, अब पता नहीं कहाँ जाके गिरोगे अगर आप आजमाइश अजाब के चक्कर में पड़ गए। क्योंकि हमारे गुनाह बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। रोज़ रोज़ हम बोल के सो रहे होते हैं, बिल्कुल चिल होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, नमाज़ पढ़े ना पढ़े, नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर पता नहीं नमाज़ में क्या पढ़ रहे हैं, कुरान पता नहीं कब कब उठाया होता है। और मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं नमाज़ में क्या पढ़ रहा होता, मुझे सिर्फ सूरह फातिहा का तर्जुमा पता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस है। सिर्फ अल्लाह पूरी मतलब ज़िंदगी में से नमाज़ पढ़ रहा हूँ 5 वक्त की, लेकिन उसमें अरबी में पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहा हूँ। कितनी अफसोस की बात है ना। तो मैंने सूरह फातिहा याद की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का शुक्रिया, अर्रहमानिर रहीम जो रहमान रहीम है। तो यहाँ पे आप अर्रहमानिर रहीम बोल रहे हो और फिर बोल रहे हो कि यार ख़राब ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, यार पता नहीं मैं होगा नहीं होगा। मतलब आप कह भी रहे हो कि वो माफ़ करने वाला है, वो रहमान और रहीम है, फिर आप बोलते हो पता नहीं माफ़ करे ना करे। आप ये भी बोलते हो आप वो राज़िक है, फिर पता नहीं आप बोलते हो यार पता नहीं मैं, मेरे पास $1000 वो दे या ना दे। भाई अल्लाह ताला के पास तो सब कुछ है। तो आप मांगो ना, बड़ी चीज़ मांगो, $1 मिलियन पर मंथ का गोल सेट करो यहाँ से। आप आई नो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से होगा, लेकिन खुद ही हो जाएगा। बस बोलो मेरा $1 मिलियन का गोल है, मुझे नहीं पता किस तरह से होगा, अल्लाह ताला करवाएंगे, मुझे खुद आइडियाज़ दे देंगे। मेरा काम है एफर्ट करना, लेक्चर्स कंज्यूम करना, सवालात पूछना, कम्युनिटी में पोस्टिंग करना, आगे एग्जीक्यूशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, जल्दी जल्दी एक डिपार्टमेंट सीखना, उससे पैसे कमाना, टाइम बचाना, इस टाइप की चीज़ें। तो ये थी हमारी लो साइंस ऑफ चीज़। अच्छा ये नीचे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। कम्युनिकेशन एंड वर्ड्स, सेइंग सॉरी ऑल द टाइम,
यू आर सबकॉन्शियसली पुटिंग योर सेल्फ बिलो अदर्स। और मुझे लड़के बहुत बोल रहे होते हैं, और कोई बहुत बड़ी गलती हो ना आपसे, तो आप तरीके से माजरत करो कि हारून भाई मैं ऐसा ऐसा, छोटे से वर्ड्स में, बहुत लंबी भी कर रहे होते हैं लड़के ना कि वो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और एंड में जाके पता चलता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे कि कैसा हुआ था कैसा नहीं हुआ था। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ऐसा हुआ था, हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा, और इसकी वजह से इस तरह से हो गया, मुझे बुरा लग रहा था, मैंने आपको कहा कि बता दूँ ताकि मैं बहुत देर तक बुरा फील ना करता रहूँ, क्योंकि वो साइन ऑफ लो एनर्जी है। आपने मुझे बता दिया, मुझे आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने कंट्रोल कर लिया, खुद को डील कर लिया, बस ख़त्म बात। तो एक्सप्लेनिंग टू मच, ओवर जस्टिफाइंग, यू डोंट ट्रस्ट योर ओन वर्ड्स टू स्टैंड। जब मैं अपने ये जो कोर्स आप लोग देख रहे हैं, इसकी जब हम लोग वीडियोज़ बना रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि कोर्स अच्छा है बुरा है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। मैंने बहुत रिसर्च की, साल 2 साल 3 साल मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, काम भी किया, बहुत मेहनत करके। हम लोग 10-10 12-12 16-16 घंटे की शिफ्टें कर रहे होते थे, बिल्कुल डेली ना, सुबह उठ के काम कर रहा हूँ, क्या मज़ेदार दिन था। तो उस टाइम पे हमारा 50 लोगों का ऑफिस चल रहा था, तो सेल्स मैं देख रहा था, मैनेजमेंट अनस देख रहा था, तो सेल्स के अंदर काफ़ी काम टाइम लग रहा होता था, और 4 बिडर थे उस टाइम पे हम लोग के, और हम लोग बिडिंग कर रहे होते थे। उस टाइम पे मैं सारे कवर लेटर्स लिख रहा होता था, वीडियो कवर लेटर लूम बना रहा होता था, तो वो पूरा जर्नी था। तो अब जब मैं आप लोगों के लिए कोर्स बनाने बैठा, तो मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि भाई मैंने कोर्स बनाया नहीं बनाया, लोगों को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अजीबोगरीब तरीके से पढ़ा रहा था, डिस्कॉर्ड पे ये बना दिया वो बना दिया, बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ पता ही नहीं है कि आगे ज़िंदगी में क्या होना है, पढ़ाना नहीं पढ़ाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैं कोर्स में ना जब भी बोल रहा था ना, तो बोलते बोलते मैं बोलता था अच्छा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर मेरे ना एक मुंह से एक वर्ड निकलता था, एक क्वेश्चन, कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बार बार ही बोल रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो मैं अंदर से ना अनश्योर था कि क्या ये चीज़ सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं बोल रहा, क्या लोगों को एनर्जी मिल रही है नहीं मिल रही, क्या उनको पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा इस वीडियो से नहीं मिलेगा, क्या उन्हें कॉन्सेप्ट सही समझ में आ गया नहीं आ गया। जब मुझे फीडबैक मिलना शुरू हुआ, तब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये चीज़ काम कर रही है, तो मेरा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कम होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं खुद को जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ खुद को, मैं वैलिडेशन मांग रहा हूँ कि क्या ठीक है, सही बोला है ना मैंने, सही है, इस टाइप की चीज़ें हो रही थी। तो मैं अपने आप को बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, और मुझे समझ में आ रहा होता है, और मैं अब एक ही चीज़ पर नोट करता हूँ, बोलता हूँ जिस जो भी चीज़ हो रही है ना, उसका मेन रूट कॉज आपकी एनर्जी क्या थी, उस एनर्जी को जाके सॉल्व करो, बाकी सारी की सारी चीज़ें खुद सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं ये कर रहा होता हूँ, मैं प्रॉब्लम को नहीं देखता, मैं रूट कॉज पे जाता हूँ। सेइंग सॉरी ऑल द टाइम, एक्सप्लेनिंग टू मच, ओवर जस्टिफाइंग, टॉकिंग टू फास्ट और मम्बलिंग। ये अभी भी बहुत तेज़ बोलता हूँ यार मैं, लेकिन कभी कभार तेज़, आई डोंट नो क्यों, कभी तेज़ इसलिए भी बोल सकता हूँ कि सामने वाले का प्रेशर हो कि चलिए सडन खत्म करना, चलिए उसका टाइम खत्म होना, टाइम खत्म होना, इस टाइप की चीज़ें। तो कभी कभार स्लो भी बोल सकता हूँ, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों चीज़ें सुकून सुकून से आराम आराम से सीख रहा हूँ मैं, स्लो बोलना तेज़ बोलना दोनों। तो हाँ, अगर आपको दोनों एंड्स आते हैं, अगर आपको सॉरी बोलना भी आता है और अगर आपको अपनी बात पे ठहरना भी आता है, तो ये होती है बेहतरीन पावर कि आपके अंदर की बकरी भी जिंदा है और आपके अंदर का शेर भी जिंदा है। आपको पता है कि आपको बकरी कब निकालनी है, शेर कब निकालना है, और दोनों को कब साथ निकालना है। ये चीज़ बहुत बड़ा टैलेंट है। टॉकिंग टू फास्ट और मम्बलिंग, ये हो गया। साइलेंस व्हेन यू शुड स्पीक, जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ पे आप साइलेंट होते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होता क्या बोलूँ, कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना बोल दूँ, कुछ सब कुछ आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हो उस टाइम पे। बॉडी लैंग्वेज, वीक पोस्चर, हंच्ड, ये हो गया। वॉकिंग टू फास्ट और नर्वसली, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, हैंड्स फिजटिंग, इस तरह से लोग कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा होता हूँ अक्सर ना, कभी कुछ कभी कुछ, कभी नाखून खाना कभी कुछ। तो इस तरह की मूवमेंट्स भी नर्वसनेस। योर नर्वस सिस्टम इज़ नॉट ग्राउंडेड, ये मेरे लिए थोड़ा सा नया है। इज़ नॉट ग्राउंडेड, ग्राउंड का मतलब क्या, ज़मीन पर पाँव रखना है, आई डोंट नो, पूछ लूँगा इसका उज़ैर भाई से। वीक हैंडशेक और लिम्प बॉडी जेस्चर्स, सोशल इमोशनल हिंट्स, लाफिंग टू मच एट अदर्स, जोक्स इवन अनफनी वंस, सीकिंग अप्रूवल। अक्सर आपने देखा होगा ना, जो इस तरह के मक्खन लगाने वाले लोग होते हैं वो बहुत हंसेंगे आपके जोक्स के ऊपर। ऑलवेज आस्किंग इज़ दैट ओके, डू यू माइंड, क्या हारून भाई मैंने आपको सही कॉल की है, ये गलत तो नहीं बोलती है मैंने, अरे मुझसे कोई गलती तो नहीं रही, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। अक्सर लड़के मुझे पूरी बात बता देते हैं, फिर बोलते हैं पता नहीं मैं क्या क्या बोल के चला गया। वो तो काम मेरा है ना कि मैं आपको बताऊंगा कि जानू आपने इसमें से ये सब कुछ चीज़ें सही बोली, ये चीज़ें गलत बोली, ऐसा फील नहीं करो, ये लो फ्रीक्वेंसी है, मैं वो सब कुछ आपको बता दूंगा। तो वो आप अपने ऊपर शक कर रहे हो बैठ के, दो तरफा जॉब कर रहे हो कि बोल भी रहे हो सोच भी रहे हो, बहुत ज़्यादती है अपने साथ। तो प्लीज़ ऐसा ना करो। सामने वाले का मसला है, उसको बुरा लगेगा, कुछ भी होगा, वो आपका टीचर है प्यारा सा, वो आपको मोहब्बत से बता देगा। अगर वो कोई उल्टा सीधा बदना हुआ, फ़र्ज़ करो
मेरी लो एनर्जी मुझे विजिट करी और आप मेरे साथ हो, आपने मुझसे से कोई सवाल पूछा, मैंने आपको झाड़ दिया, बहुत एक ही दफ़ा के सवाल पे झाड़ दिया, जबकि मैं आपको प्यार से समझा सकता था। इसका मतलब कि सर हारून की आज लो फ्रीक्वेंसी है, तो हम एक और मौका दे देते हैं। नॉर्मली सर हारून ऐसे नहीं होता है, तो इसलिए कोई मसला नहीं, हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। योर बॉडी सिग्नल्स, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से जस्टिफाई नहीं करूँगा कि मेरा बैड मूड, ओ सर हारून तो हमेशा अच्छे होते हैं, आज क्यों ख़राब है, नहीं, ये जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, जो गलती है वो गलती है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, सॉरी करूँगा अगर कभी इस तरह से कुछ हुआ तो। कहाँ थे हम लोग? लाफिंग टू मच, ऑलवेज आस्किंग इज दैट ओके, डू यू माइंड, अफेयर टू क्लेम स्पेस। अच्छा, अपोलोजाइजिंग फॉर एग्जिस्टिंग, सॉरी टू बॉदर यू, या सॉरी मैंने आपको कॉल कर ली, सॉरी मैंने ये बोल दिया। तो अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे ना, आप तो हर चीज़ सॉरी 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 लग रही होगी। आप इंसान हो यार, आपसे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है, आपके भी वही हुकूक है जो कि मेरे हुकूक है। अगर आपको एक बंदा अपना नंबर दे रहा है फ़ोन करने के लिए और आप उसको कॉल कर रहे हो और वो सो रहा था, तो इसमें आपकी क्या गलती? कोई मसला नहीं, सोते हुए फ़ोन नहीं रखना चाहिए अपने पास, सिंपल। अगर मुझे अपनी नींद इतनी कुर्बान होती ना, मैं अपनी एयरप्लेन मोड लगा के सो जाता, लेकिन मुझे पता था कि मैंने लोगों को बोला हुआ है कि मुझे कॉल करो, मेरे पास कॉल्स आएंगी। फिर भी मैं अगर अपने मोबाइल को रिंग पे लगा के, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम फुल करके अगर मैं सो रहा हूँ और मैं उठ के बोल रहा हूँ अबे यार तूने सोते हुए फ़ोन कर लिया, तो आपको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यार सोते में एक बंदे को इत्तेफाक से मैंने उठा दिया, कोई मसला नहीं, इमोशनल हो रहा है अभी, मैं इसके इमोशंस नहीं लूँगा, बाद में बात करेंगे, अल्लाह हाफ़िज़, सो जाओ वापस। ये होता है कोल्ड अल्फा मेल, जो बिल्कुल भी इमोशंस फील नहीं करता, कि उसको पता है उसने गलती कर दी, ठीक है, सामने वाला ऑफ कोर्स गुस्सा करेगा, ठीक है, उसको उसका पंचिंग बैग बन जाओ, उसके अंदर से जो चीज़ बाहर आ रही है ना उसको निकलवाओ, आई एम सो सॉरी, मुझसे हुआ, आइंदा मैं ऐसा करूँगा ताकि ऐसा ना हो। सामने वाले को भी कॉन्फिडेंट फील हो गया, उसका गुस्सा भी निकल गया, आपने उसको रिएक्शन भी नहीं दिया सामने वाले को, वो बहुत कंफर्टेबल फील करेगा आपके साथ और फिर वो आके आपसे माफ़ी भी मांगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से संभाला है, उसके बैड मूड को, इसकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी को आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। ये आपकी ज़िंदगी में कदम कदम पे हो रहा होगा, अक्सर ये आपके अब्बू अम्मी के साथ हो रहा होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा, आपके बच्चों के साथ, बेगम के साथ हो रहा होगा, तो आपको ये सब चीज़ें डील करनी होंगी एज अ मर्द। ईजिली एग्रीइंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, पीपल प्लीजिंग एनर्जी, गेटिंग इग्नोर्ड। अच्छा, पीपल प्लीजिंग एनर्जी के अंदर ये होता है, आप लोगों के लिए कपड़े पहनते हो, लोगों के लिए खाते पीते हो, लोगों के लिए जिम जाते हो, स्टोरीज लगाते हो, लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो और लोग आपको जिस दिन कुछ बोलते हैं तो आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आपने उनको अपने दिल का एक्सेस दिया हुआ होता है। आप क्या करो कि अपने दिल के एक्सेस को एक डायमंड कोटिंग में बंद कर दो, ठीक है, आपका दिल एक डायमंड कोटिंग के अंदर बंद हो गया। अब लोग आपको पत्थर मार रहे हैं, वो आके लग रहे हैं आपके डायमंड कोटिंग के ऊपर, आपके दिल को कोई भी पत्थर नहीं लग रहा। दिल का एक्सेस सिर्फ ही कुछ ही लोगों के पास होता है, बहुत लिमिटेड, और अगर वो लोग आपके दिल को नुकसान पहुंचाएं तो आपको भी उनको मजबूरन फिर दिल से बाहर निकालना पड़ता है, और आप भले से वो फैमिली मेम्बर्स भी ना हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके अंदर कायनात है, आप ठीक हो गए, आप अच्छा फील कर रहे हो, बाकी सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अंदर की दुनिया पे फोकस करो, बाहर की दुनिया खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो अपने दिल को इस तरह से प्रोटेक्ट किया करो कि आपने अपने आप को ये सोचना होगा कि हर तीर जो मुझे लोग चलाएंगे वो आके, मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई ये रहा मेरा दिल, मैं फील करूँगा, मुझे बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। खुल्लम खुल्ला इस तरह ओपन इन्विटेशन नहीं देना होता आपको। आप क्या बोलते हो कि मुझे पता मैं कैसे लग रहा हूँ, ठीक है, सामने वाले ने कोई कॉम्प्लीमेंट किया, उसमें से अपने काम की चीज़ निकालूंगा, बाकी अगर कोई नेगेटिविटी होगी, उल्टी सीधी टून होगी, कोई गालम गलोच, कोई गुस्सा वगैरह, उसको साइड पे रख दूंगा, मुझे अभी वो नहीं चाहिए, बाद में यूज़ करना होगा। तो हाँ, कभी सोचेंगे कि एक दिन उस बंदे ने मुझसे बदतमीज़ी की, तो चलो आज काम करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। आप वो नेगेटिव एनर्जी के पैकेट्स अपने पास संभाल के रखते हो, ताकि आपको एक दिन वो सिनेरियो नजर आए और आप बोलते हो कि यार आज मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अब आपको पता है कि आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हो, आपको उसको बंदे को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बंदा चला गया, आपकी उससे बात ठीक हो चुकी है, लेकिन आपने उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को संभाल के रखा हुआ है कि एक दिन मैं इसको यूज़ करूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती, आपके पास वो पैकेट्स नहीं होते, तो आप फिर नेगेटिव एनर्जी बनाते हो सिनेरियो। जैसा कि मैं बताता हूँ, जब मैं काम नहीं करता था, जैसे मैं आज आया काम पे, मेरे पास पूरे अगले 12 घंटे, और मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि यार हारून आज ना काम करने का दिल नहीं कर रहा है, मूड नहीं हो रहा है यार, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, फ़र्ज़ करो कि एक हफ्ते बाद तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर को कोई बीमारी होने वाली है, जो कि नॉर्मली होती है। हमारी अम्माएँ अब्बाएँ एक एज में जा रही होती हैं, हमारी फैमिली आसपास बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी बुराइयाँ अगले एक हफ्ते में होंगी, और तुम्हें हेल्प की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस टाइम पे तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तो क्या तुम्हें कबूल है कि तुम्हारे सामने वो बंदा तुम्हारी हेल्प ना करने की वजह से उसको कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे? क्या तुम्हें कबूल है? अगर कबूल है तो मुझे बता दो, हाँ चिल करो, पूरे दिन गेम खेलो, मुझे मसला नहीं है। अंदर से आवाज़ आती नहीं, मुझे कबूल नहीं है, मुझे 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 अपनी फैमिली बहुत अजीज़ है, मुझे कबूल नहीं है। फिर आप बोलते हो ठीक है, फिर काम कर, बैठा हुआ क्यों है, और वो काम पे लग जाता है।
कभी कभार अब उसको बोलते हो कि यार अगर फ़र्ज़ कर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूँ दिन के एंड में 12 घंटे काम करने के, तो करोगे? बोलूँगा हाँ यार करूँगा, 1 लाख रुपये आ रहे हैं। अगले दिन करूँगा, फिर दूसरे लाख आएंगे, तीसरे लाख आएगा, चौथा लाख आएगा, 30 दिन में 30 लाख रुपये हो जाएंगे मेरे तो वारे नहीं आ रहे। तो जब आपको 1 लाख रुपये मिल रहा है, आप काम के लिए जा रहे हो, 12 12 घंटे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब कि अगर आपको ये 1 लाख रुपये मिलना शुरू हो जाए, या आपके कोई ड्रीम आउटकम पूरा होना शुरू हो जाए, वो 12 घंटे काम करके, तो आप काम पे जा सकते हो। तो अपने आप को पे दाना डालना शुरू कर दो, ठीक है। बोलोगे भाई 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, काम करोगे तो शादी होगी वरना नहीं होगी। इस तरह के गोल सेट करो, तो आपको ना वो फील हो रही होती है वो एनर्जी कि हाँ मैं एक लड़की से शादी करने वाला हूँ, मेरी दुनिया हसीन होने वाली है, मुझे बहुत मज़ा आएगा, हम लोग बहुत घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, दोस्तों की तरह रहेंगे। तो आप लड़कों के लिए वो फीलिंग बहुत बहुत अनमोल होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो इस तरह के आप ख़ुद को दाने डाल डाल के आराम आराम से चला रहे हो, तो कभी ख़ुद को मौत से भगाओगे आप, कभी ख़ुद को आप डिज़ायर्स के पीछे भगाओगे। आपको पता है कि आपकी बॉडी एक रोबोट है, आपकी हुक्म की मोहताज है, आप उसको जो हुक्म दोगे वो करेगी। तो कभी उसको ये वाला टाइप का दाना डालो, कभी उसको ये वाले टाइप का दाना डालो। ईजिली एग्रीइंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स गेटिंग इग्नोर्ड इन ग्रुप कॉन्वर्जेशंस। ग्रुप कॉन्वर्जेशंस में उसकी एनर्जी इतनी लो होती है कि कोई भी उसकी वाइब्रेशन को फील नहीं कर पाता। अगर मैं अब जाता हूँ किसी ग्रुप के अंदर, तो मेरी भले से मैं चुप हूँ, मेरी एनर्जी, मेरी वॉक, मेरी आंखें, सब कुछ इतनी होंगी कि ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी एनर्जी या अटेंशन मिल रही होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई इग्नोर कर सकता। फिजिकल लाइफस्टाइल, सॉफ्ट और वीक फिजिक, स्लॉपी ग्रूमिंग, मैसी क्लोथ्स, लो एनर्जी, टायर्ड, ड्रैगिंग फीट, वीक लाइफ फोर्स, नो वाइटैलिटी, वॉइस क्रैक्स और वेरी लो वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था ना, वॉइस क्रैक, ऐसे आवाज़ आती है आ काइंड ऑफ रिक्शा टाइप की। यू आर अनश्योर अबाउट एक्सप्रेसिंग पावर। अच्छा, माइंडसेट हिंट्स, कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, स्कैर्सिटी माइंडसेट, कि उस बंदे ने तो कर लिया, उसने कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया। सबकी स्टोरीज अलग अलग होती हैं, तो स्कैर्सिटी माइंडसेट ख्याल रखना बहुत ज़रा। ओवर थिंकिंग बिफोर मेकिंग इवन स्मॉल डिसीजंस, नो सेल्फ ट्रस्ट। जब नो सेल्फ ट्रस्ट का मतलब क्या है कि नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आपने कुछ किया नहीं, इसलिए प्रूफ नहीं दिमाग के पास, तो इसलिए इसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जैसे कि बच्चा पानी उठा के, जैसे मेरा छोटा बेटा है, वो पानी उठा के अगर पीता है ना, तो वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार पता नहीं गिर तो नहीं जाएगा। तो उसको 100 दफ़ा जब तक वो नहीं करेगा, तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ भाई तुम 100 दफ़ा पानी पी चुके हो, अब ये नहीं गिरता, अब नहीं गिरता, ये शुरू में गिरता था। तो एग्जीक्यूशन के थ्रू उसको वो कर करके वो कॉन्फिडेंस आता है, और फिर जाके ये सेल्फ ट्रस्ट और बाकी चीज़ें आती होती हैं। फेयर ऑफ रिजेक्शन, अवॉइडिंग वुमेन अपॉर्चुनिटीज़, लो मैस्कुलिन फ्रेम। आपको ऐसा लगता है कि अब लड़की को ना एक किस तरह से देख रहे होते हो, लड़कियों से घबराने लग जाते हो। लड़की अगर आपको देख ले, लड़की से आपके सामने आप बैठ नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते खड़े होकर। ये मेरे साथ होता था बाय द वे बहुत, और मैंने खुद को इस तरह की सिचुएशंस में डाला जहाँ पे मैं अपने आप का ये चीज़ ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था वो कि भाई ऐसा क्या मसला है यार, मैं क्यों नहीं बात कर पा रहा। लेकिन अब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपनी बहन को हक किया होगा, जिसकी एज होगी 16-17 साल समथिंग। ज़िंदगी में शायद मैंने कभी उससे हाथ नहीं मिलाया होगा या प्यार से उसको हक नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तक वो मोहब्बत और वो एनर्जी नहीं आई थी मेरे अंदर। लेकिन अब मुझे हक करते हुए कोई अजीब सा फील भी नहीं हुआ कि यार मैं, ये होता है, आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता नहीं होता, लेकिन कि एक सामने से होता है, पता नहीं उसको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेगी, वो मुझे क्रिंज तो नहीं फील करेगी मुझसे हाथ मिलाने का, ये कुछ भी नहीं होता। एक दिन मैं एक इवेंट में खड़ा हुआ था, हम लोग एक दोस्त के साथ गए थे इवेंट में, और काफ़ी बड़ा और बड़े मुल्क के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मशहूर लोग आए हुए थे वहाँ। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, सामने से मेरी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की चलते हुए आई, और मुझे लगा कि ये तो मेरी लीग से बहुत ऊपर की है, ये तो बहुत ज़्यादा ऊंची फ़्लाइट है, मेरा इससे क्या काम, मेरा तो इससे कोई काम ही नहीं है बिल्कुल भी ना, और ये मुझसे क्यों मिलेगी, काइंड ऑफ इस टाइप की चीज़ें मेरे जहन में आना शुरू हो गई। और वो आई और उसने हाथ आगे बढ़ाया, और मेरे अंदर ये हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उससे हाथ मिला सकूं। मैंने इतना अजीब हैंड शेक किया होगा, आई डोंट नो, सही था, मुनासिब था, लेकिन वो मेरी तरफ से पहले जाना चाहिए था। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप लड़कियों से हाथ मिलाना शुरू कर दो, प्लीज़ खुदा का वास्ता इस तरह से नहीं करना, ठीक है। अकल चलाओ, जो बात बोल रहा हूँ उस चीज़ को नोट करो। बहनों से हाथ मिलाओ, ठीक है, अम्मी से हाथ मिलाओ, अम्मी का हाथ चूमो, अम्मी को हक करो, अब्बू को जाके प्यार करो। ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होते हम लोग। तो हम लोगों को ये जनरेशनल कर्ज तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अब्बा के साथ भी नहीं हुई, दादा के साथ भी नहीं हुई, परदादा के साथ भी नहीं हुई, किसी के साथ भी नहीं हुई।
इसी वजह से वो कड़वाहट चलते 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 अब हम पे जाके ख़त्म हो रही है। और अगर हम सेम चीज़ आगे करेंगे तो हमारा बच्चा भी फिर आके हमें टच या प्यार या नहीं, लव लेटर्स नहीं लिख पाएगा। अभी मैं ये करना शुरू हुआ हूँ कि मैंने अपने अब्बू को उस दिन बताया एक चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद आई। एक दिन मैं अपनी अम्मी के घर गया रात के टाइम पे ना, 9-10 बजे। अम्मी ने बताया कि आज पूरा दिन लाइट नहीं थी। मैंने कहा है, मेरे घर पे तो एसी चल रहा था, हम लोग तो सो रहे थे, अभी भी आराम से उठते हैं। अभी भी नहीं, हम लोग 3-4 बजे उठते हैं दोपहर में। मैंने कहा पूरे दिन तो हमें पता ही नहीं चला। अम्मी ने कहा कि हाँ जनरेटर चल रहा था। मैंने कहा ये तो बहुत टाइट चीज़ है, ये तो अब्बू ने तो बहुत जिंदाबाद काम किया है। मैं अब्बू के पास गया, मैंने अब्बू को बोला अब्बू सुबह से लाइट नहीं थी, ये तो हमें पता ही नहीं चला माशाल्लाह से, और थैंक यू सो मच अब्बू जनरेटर के लिए। मैंने अब्बू से फिर बातें करना शुरू की। मैंने कहा अब्बू जनरेटर कितने के लिया था आपने? अब्बू ने कहा 3 लाख रुपये के लिया था। मैंने कहा 3 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने माशाल्लाह से एक टाइम पे की, और तब 5-10 साल से जनरेटर चल रहा है, पता नहीं कितना साल से, और बहुत बड़ा जनरेटर है, पूरा मदरसा चल रहा होता है उससे ना, गाड़ी वाला जो जनरेटर होता है ना वो है। मैंने कहा अब्बू आपकी एफर्ट से माशाल्लाह से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा था और उनकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड हो रही है, तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने अब्बू को ये नहीं बोल सकता था अगर मैं ये इस एनर्जी में नहीं होता, अगर मैं अपनी अल्फ़ा मेल एनर्जी में नहीं होता। और आई नो अभी भी मैं कोई बहुत बड़ा बीस्ट नहीं बन गया, हमेशा होता रहेगा, वक्त के साथ साथ ये और स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती रहेगी, क्योंकि मेरी जो ओल्ड एनर्जी है वो है 27-28 साल की, जो मेरी न्यू फ्रीक्वेंसी है वो है 1 साल पुरानी या कुछ महीने पुरानी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था 1 साल पुरानी भी नहीं। तो टाइम लगता है, कभी कभार ओल्ड फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है आपके अंदर, आपको समझ में आ जाता है, फिर आप फ़ौरन हाई फ्रीक्वेंसी एक्वायर कर लेते हो। तो कुछ टाइम पहले मेरे अपने अब्बू के साथ ताल्लुकात ऐसे थे कि मैं एक दिन मैंने अपनी अम्मी को बताया था कि अम्मी आज मेरे बाप ने मुझसे हाथ मिलाया, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टच था। इवन मुझे अपने अब्बू के हाथ का टच भी याद नहीं होगा कि क्या फ़ील होते हैं अब्बू के हाथ यार। मेरा दिल, एक दिन मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के अपने हाथ में रखा, मैंने प्यार किया प्यार प्यार से, और मैं अपनी अम्मी का हाथ टच कर रहा था। मतलब ये वही हाथ है ना जिन्होंने मुझे ज़ीरो से लेके यहाँ तक पहुँचाया। अगर वो नहीं होती तो क्या होता, मैं किस हालत में होता, मेरी सेल्फ़ इस्टीम क्या होती, मेरे अंदर के हीरोज़ का क्या होता। आई डोंट नो कौन मुझे पालता, कौन मेरे अंदर वो बिलीव्स भरता कि हारून तू हीरो है, तू कर सकता है। तो मैंने उनको बताया कि आपकी वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। अच्छा मेरी अम्मी बता रही थी मुझे ना, मैं हमेशा पूछता रहा अम्मी से कि अम्मी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, मैं ऐसा क्यों, मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ कि यार हार मान ली काइंड ऑफ, इस तरह ओ लो काइंड ऑफ, मैं लड़ता क्यों हूँ मैं इतना वापस उस मसले से। तो अम्मी ने बताया, अब्बू बोल रहे थे, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, अब्बू ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता था और तुम्हें एक लगाता था और साइड पे बिठा दिया करता था। मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा है ये तो बिल्कुल उलट बता रहे हैं अब्बू, ऐसा अगर हुआ होता तो मैं ऐसा तो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं। आप बच्चे की पावर्स अगर ख़त्म कर दो कि बच्चा ऐसा हारून नहीं बन सकता, वो कोई खस्सी बन जाएगा वो। अस्तगफिरुल्लाह, इतना गलत अजीब व गरीब वर्ड्स यूज़ कर रहा होता हूँ मैं। तो अम्मी ने सलाम फेरा और अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे अब्बू की आदत थी कि तुम जिस चीज़ का भी बोलते थे वो तुम्हारा उस पर हाथ लगवाते थे, तुम्हें उठा के पंखों पे हाथ लगवाना, लाइटें खुलवाना, मतलब वो जो एक माइंड होता है ना बच्चे का मैकेनिकल, जिस तरह से मेरा मूसा है वो भी ये कर रहा होता है कि उसको बटन खोलने होते हैं, उसको गाड़ी के अंदर का इंजन चाहिए, उसको गाड़ी नहीं चाहिए। अगर वो कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आ रहा है तो उसको उल्टा कर देगा, नीचे से तारे वाले खींचने लग जाएगा, काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहा होता है कि गाड़ी कैसे बनी, क्या चीज़ है अंदर, तार क्या होती है, सब चीज़ें वो खोल के देखता है। और मेरी भी ये आदत थी। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि यार इस तरह से अब्बू ने मेरे अंदर ये चीज़ें की हैं कि हर चीज़ मुझसे करवा के अब्बू ने बताया कि हाँ तू कर सकता है। अब्बू ने इवन कि मुझे बोला भी नहीं होगा, लेकिन अब्बू ने सिर्फ मेरे अंदर प्रूफ भर दिया, और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे याद भी नहीं है इवन कि वो क्या प्रूफ है। लेकिन उसने मेरी बेस ऐसी बनाई कि जब मैं 15-17 के करीब का हुआ इसके बीच में, तो मैंने चैलेंजेस लेने शुरू कर दिया, मैंने हसल करना शुरू कर दिया, मैंने मेहनत की। और मेहनत बंदा तभी करता है जब उसको पता होता है कि वो कामयाब हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे माँ बाप के लिए आप लोगों को भी अपने अम्मी अब्बू को लव लेटर्स लिखने चाहिए। मैं आप सबको मशवरा दूंगा, बहुत प्यारी एक्टिविटी। और मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ आप लोगों को। बाय द वे, अगर आपके अम्मी अब्बू से ख़ुद बातचीत है तो जाके उनको प्यार से उनके सामने बैठ के उनको बताओ कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। जब आप कोई गलती करते हो तो आपको कितना अफसोस होता है, आपके दिल में क्या क्या प्लान्स है कि उनके लिए आप क्या क्या करोगे, आपको कितना बुरा लगता है जब वो आपसे नाराज़ होते हैं और आपको लगता है कि पूरी दुनिया उनसे रूठ गई है और आपको मनाने का बहुत दिल करता है। सारी चीज़ें एक दफ़ा करके उनको बता दो, और फिर उन्हें बताओ कि अब्बू मैं अभी भी बच्चा हूँ वही वाला, आगे भी वही रहूँगा। पहले 100 गलतियाँ कर चुका हूँ, आगे 909 गलतियाँ करूँगा, लेकिन मैं हमेशा आगे ना आपसे माफ़ी मांगूंगा। कभी भी मैं आपसे अकड़ूंगा नहीं, कभी भी मैं आवाज़ ऊँची नहीं करूँगा।
मुझे पता है कि ये गलत तरीका है, ये चीज़ें ही नहीं है, सही नहीं है ही नहीं, आप अल्लाह ताला ने बोल दिया और आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहे होते हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने बोला है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अब्बू मुझे नहीं पता, अब्बू शायद जन्नत का दरवाज़ा बोलते हैं बाप को, आई डोंट नो। तो तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मैंने अपने अम्मी को ये भी बताया है कि अब्बू, मैं मूसा जो मेरा बेटा है वो पैदा होने से पहले मैं एक गधा था, ठीक है, मैं अपने आप को ये बोलता हूँ, गधा था जिसको लगता था कि वो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन जब मेरे हाथ में मूसा आया ना तो मेरी दुनिया, ज़िंदगी चेंज होगी। मैंने कहा यार ये तो कितना बड़ा झूठ था कि मैं अपनी अम्मी से मोहब्बत करता हूँ, कुछ भी नहीं था वो झूठ। अजीब, मतलब ऊँट के मुंह में ज़ीरा। अच्छा, जो मोहब्बत मैं मूसा से करता हूँ वो मोहब्बत ऐसी है कि अगर आसमान ज़मीन को भर दो ना उस मोहब्बत से तो शायद जगह कम पड़ जाए। अगर पूरी दुनिया की सारी फ़ौजें मेरे ऊपर हमला कर रही होंगी मूसा के लिए, तो मैं मूसा को अपने पीछे खड़ा करूँगा, बोलूँगा आ जाओ, मुझे मसला नहीं है। इस टाइप की थॉट्स आ रही होती हैं। एज अ पेरेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके अम्मा अब्बा इसने आपके लिए इस तरह सोचना है। इवन मैं आज एक लड़के को बता रहा था कि अगर मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि अब्बा हमें 100 साल तक अपने जिस्म का हर एक पार्ट काट काट करके खिलाते रहो, मैं खिलाता रहूँगा। उनसे इवन ये भी पूछूंगा कि बेटा आपको भूख तो नहीं लग रही, काइंड ऑफ इस टाइप की मोहब्बत। आई नो ये बहुत अजीब क्रिंजी टाइप कहानी वाला लग रहा है, ऑफकोर्स मैं नहीं खिलाऊंगा जिस्म का काट काट के, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतना कुछ भी कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। इवन मतलब कि ऐसा ना हो कि अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह ताला के हुक्म के अगेंस्ट जाना बच्चों के चक्कर में वो फितना हो जाएगा। तो ये मोहब्बत मैंने अपने अम्मा अब्बा के लिए तो कभी फील नहीं की कि अम्मा क्या कर रही है, अम्मा को चोट तो नहीं लगी, अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया। अम्मा का नहीं रखते हम लोग ख्याल इतना। अम्मा भी तो एक लड़की थी ना, एक दिन जो दुल्हन बन के इस घर में आई थी। अम्मा के साथ क्या क्या हुआ। अब ये हमारा टाइम है कि हम उन लोगों को हील करें, उनकी दुख भरी बातें सुने, उनसे अपने बचपन के बारे में पूछें, उनको थैंक यू बोलें, गले लगाएं, उनके साथ खाने खाएं, उनकी बातों को नज़रअंदाज करें। बहुत मेरे अब्बू मुझे अभी भी डांट रहे होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। वो नहीं चाहते कि मुझे कोई नुकसान हो। तो वो इवन कि मुझे चमाट भी मारेंगे ना तो मैं ये देखूंगा कि यार ये बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है कि इसको मुझे मारना पड़ रहा है ताकि मेरा फ़ायदा हो, इसको मुझे डांटना पड़ रहा है, अपनी दुनिया उजाड़नी पड़ रही है, अपना दिल का हाल ख़राब करना पड़ रहा है, अपना मूड ख़राब करना पड़ रहा है ताकि मैं गलती ना करूँ। तो हाँ, आप लोगों को असाइनमेंट ये है कि जिसने वीडियो एंड तक देख ली, असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस किया। अपने अम्मी या अब्बू या बहन भाई सबके पास जाना आपने, भले से जिसके पास, इवन फ़र्ज़ करो मेरा कोई भाई है, उससे मेरी बात ख़राब है, मैं जाके बोलूँगा भाई हमारी बात ख़राब होना एक तरफ, लेकिन ये जो दुनिया का जो हमारे पास ये रिश्ता है ना, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता है कि एक दिन मैं अपने अंदर की सारी गलतियाँ ठीक कर दूँगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे भाई होंगे। लेकिन मुझे पता है प्रोसेस है, अभी भी गलतियाँ करूँगा, मैं कल भी करूँगा, हो सकता है अभी जाते जाते कोई गलती कर दूँ, लेकिन मैं हमेशा आके आपसे माफ़ी मांगूंगा, कभी भी अपनी बात पे अकड़ूंगा नहीं, कभी भी ये नहीं बोलूँगा वो उसने गलती कर दी तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। लेकिन क्योंकि मेरे लिए मेरी ईगो से ज़्यादा ये हमारा रिश्ता इंपॉर्टेंट है। मेरी ईगो चाहे भाड़ में, आप मुझे जितना जलील करना करो, मैं आपके पास आऊँगा, माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब आप वहाँ पे बाउंड्रीज भी सेट करते हो, माफ़िया भी मांगते हो, हर तरह से। तो ये कहलाती है ओपन कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपने सामने वाले को बता दिया, अपनी बहन को जाके बता दिया कि यार मैं आपके बगैर जी ही नहीं सकता, मैं वाकई नहीं जी सकता अपनी बहनों के बगैर। तो आप उनको बताओ ये सारी की सारी बातें जाके, और मुझे बताओ आगे कम्युनिटी के अंदर कि आपने किसको क्या बताया, ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिले। ठीक है, इस पोस्ट के नीचे मुझे आपकी कमेंट चाहिए। और अगर आप लव लेटर्स लिख रहे हो, फर्स्ट करो लव लेटर्स एक अजीब एक वर्ड बनाया हुआ, लव लेटर अपनी बहन को लिखो, भाई को लिखो, अम्मा को लिखो, अब्बा को लिखो, एनोनिमसली लिखो, अपना नाम नहीं लिखो, अपनी राइटिंग भी छुपा लो, किसी और से लिखवा लो। घर में लोगों को तरह तरह के लेटर, अपने आप को भी लिख दो। घर में सब लोगों को एक लेटर मिला के अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और अच्छा, इस तरह से नहीं लिखना, ये बता देना कि मैं आपके घर का एक फ़र्द हूँ। एक गेम टाइप भी हो जाएगा, सबको कमरों में ना सो के उठने के बाद सबके वॉलेट्स में या जगह जगह पे उनको 5 लेटर्स मिलता है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये मुझे अभी भी आइडिया आ रहा है, बाय द वे मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन मैं करूँगा कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर। तो वो लोग उठेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में, उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी और लिखा होगा कि मैं आपका सिबलिंग में से एक हूँ। ये मैंने पूरा का पूरा एक एनोनिमस ख़त लिखा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और आपके अंदर कितनी सुपर पावर्स हैं, आपके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ हमारे इस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी चलाने के लिए। और कभी भी कुछ भी होगा मैं आके माफ़ी मांगूंगा, कभी भी आपसे दूर नहीं होऊंगा, इवन कि जितनी बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो जाए। वो मसला एक तरफ,
हमारा रिश्ता एक तरफ, मसला चल रहा है ठीक है, मसले को चलाओ, मसला भी सॉल्व हो सकता है, सॉल्व कर लो। मसला 6 महीने बाद सॉल्व करना है तो ठीक है, साइड में रखो उसको, संदूक में बंद करके 6 महीने बाद खोलेंगे, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तब तक हम अपना बहन भाई का रिश्ता तो ख़राब नहीं कर सकते ना। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस ने क्या क्या एक्टिविटी की इस हाई फ्रीक्वेंसी में आके, और हमेशा बताते रहना प्लीज़, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और ये असाइनमेंट कर लेना आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।